हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कैसे लिखा जाता है और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी क्या होती है। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें उनके पर्पस और रिस्पोंडेंट की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जहां सबसे पहले हम रिसर्च के पर्पस के पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट या समन्वेषी प्रयोग। इसमें ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम ली जाती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होने वाले संबंधों की खोज की जाती है, ना कि उनके मध्य स्थापित कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की पुष्टि की जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कोरोना या कोविड-19 जो कि नई डिजीज़ आई है, इसके बारे में जो भी रिसर्च हो रही है वो सभी एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आ रही हैं, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सेकेंड है कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट या पुष्टि प्रयोग। इसमें ली गई रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहले से ही प्राप्त होती है, बस इस ज्ञात जानकारी की पुष्टि डिफरेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हंगर वर्क एफिशिएंसी को प्रभावित करती है, ये बात सभी जानते हैं। अब यदि ये रिसर्चर इसमें हंगर टाइम को कम या ज़्यादा करे, या वर्क लोड को ज़्यादा या कम करके, या फिर वर्क के बाद रिवॉर्ड देकर, इन सभी के बारे में रिलेशनशिप की पुष्टि करना चाहता है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। थर्ड है क्रूशियल एक्सपेरिमेंट या निर्णायक प्रयोग। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर बहुत सारी हाइपोथेसिस का निर्माण एक साथ चेक करने के लिए करता है, इसलिए इसे निर्णायक प्रयोग या क्रूशियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राप्त रिजल्ट द्वारा किसी एक हाइपोथेसिस का कंफर्मेशन हो जाता है, बाकी सभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्यूगन इन 1990, आइडियली अ क्रूशियल एक्सपेरिमेंट इज वन हुज रिजल्ट्स सपोर्ट वन हाइपोथेसिस एंड डिसकन्फर्म ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अर्थात एक आदर्श निर्णायक प्रयोग वह है जिसके रिजल्ट्स एक हाइपोथेसिस का समर्थन करते हैं और बाकी सभी संभावित अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। फोर्थ आता है पायलट एक्सपेरिमेंट या अग्रगामी प्रयोग। इस प्रकार के प्रयोग को कुछ ही पार्टिसिपेंट को लेकर किया जाता है, जिसका मेन पर्पस मेन रिसर्च में सेलेक्टेड रिसर्च डिज़ाइन, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन को चेक करना होता है, ताकि मेन रिसर्च में किसी प्रकार के दोष ना आए और प्राप्त रिजल्ट रिलायबल हो। यह एक प्रकार का प्री रिहर्सल होता है, इसीलिए इसे पायलट स्टडी भी कहते हैं। तो ये थे पर्पस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं रिस्पोंडेंट्स की संख्या के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स की, जिन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्सपेरिमेंट। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट या व्यक्तिगत प्रयोग में केवल एक ही रिस्पोंडेंट होता है, जिस कारण ऑर्गेनिज्म वेरिएबल्स या जैविक चर जैसे एज, जेंडर, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन आदि को अलग से कंट्रोल नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के प्रयोग केस स्टडी करने में काफ़ी उपयुक्त होते हैं। सेकेंड आता है ग्रुप एक्सपेरिमेंट या सामूहिक प्रयोग। इस प्रकार के प्रयोग में रिस्पोंडेंट की संख्या बहुत अधिक होती है, जिन्हें एक या एक से अधिक ग्रुप में डिवाइड दिया करके उन पर स्टडी किया जाता है। इसमें जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट कंडीशन पर एक ही ग्रुप को रखकर स्टडी किया जाता है, तो सिंगल ग्रुप या विद इन ग्रुप डिज़ाइन या एकल सामूहिक ग्रुप या समूह तथा उपयोग में लाई गई रिसर्च डिज़ाइन को सिंगल ग्रुप डिज़ाइन या एकल सामूहिक डिज़ाइन कहते हैं। और जब जब कई समूहों को इन्हीं कंडीशंस पर रखकर स्टडी की जाती है, तो सेपरेट ग्रुप या बिटवीन ग्रुप एक्सपेरिमेंट या पृथक सामूहिक प्रयोग तथा प्रयुक्त डिज़ाइन को एक सेपरेट ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन को डिटेल में बताने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये थे एक्सपेरिमेंट्स के टाइप। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी क्या होती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो प्रकार की वैलिडिटी या वैधता निश्चित रूप से होती है, इंटरनल या आंतरिक वैधता, एक्सटर्नल या बाह्य वैधता। इसमें इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता का अर्थ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में एक्सट्रेनियस वेरिएबल या बहिरंग चरों को कंट्रोल करने की सीमा से होता है। यह सीमा जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा इंटरनल वैलिडिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट में होगी, क्योंकि प्रयोग को प्रभावित करने वाले सभी बाह्य चरों को कंट्रोल में कर लिया गया होता है। इससे रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह निश्चित रूप से बता सकता है। इंटरनल वैलिडिटी लेबोरेटरी रिसर्च में अधिक होती है, जिसे मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। सेकेंड आती है एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाह्य वैधता। इसका अर्थ है एक्सपेरिमेंट से प्राप्त
रिजल्ट को जन सामान्य पर जनरलाइज कर देना, क्योंकि यहाँ रिस्पोंडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है अतः उनके रिस्पॉन्सेज के आधार पर प्राप्त रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया जाता है। इस प्रकार की वैलिडिटी फील्ड रिसर्च में अधिक होती है। इसके दो एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं। पहला है टेम्पोरल वैलिडिटी या कालिक वैधता। इसके द्वारा प्राप्त रिजल्ट को कब तक लोगों पर जनरलाइज किया जा सकता है यह निर्धारित होता है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मेजरमेंट के मध्य होने वाले रिलेशनशिप को एक निर्धारित समय और समय अंतराल पर स्टडी करके जनसाधारण पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, इमोशन आदि पर समय समय पर विभिन्न कंडीशन पर मैनिपुलेशन करके उनके इफेक्ट को जानना और कभी कभी इन्हीं वेरिएबल्स को टाइम के अकॉर्डिंग, यानी पहले क्या सोच थी लोगों की और अब क्या है, डिसाइड करके उन पर स्टडी करना, जिससे सोशली होने वाले चेंजेस को आसानी से देखा जा सकता है। सेकेंड आता है इकोलॉजिकल वैलिडिटी या परिस्थिति वैधता। यह वह सीमा होती है जिसके द्वारा रिसर्च में प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स को जन साधारण पर जनरलाइज किया जा सकता है या नहीं यह निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह हर जगह एक तरह की परिस्थिति हो ऐसा संभव नहीं है। और अतः एक जगह पर स्टडी कंडक्ट करके किसी अन्य जगह पर जो कि पहली जगह से बहुत ज़्यादा दूर है या कल्चरल डिफर है उस पर उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना यह सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अर्बन सिटीज़ में पेरेंटल स्टाइल का इफेक्ट रूरल एरिया में डिफर होता है और यहाँ की एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस लोगों की और फैसिलिटी भी रूरल एरिया से बिल्कुल अलग होती है। अतः यहाँ पे स्टडी करके रूरल एरिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना सही नहीं होगा। इसके लिए इन दोनों ही जगह पर अलग अलग स्टडी करके उनकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन और अमेंडमेंट करना बहुत ही सही डिसीजन होगा। अब बात आती है कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किस प्रकार से लिखा जाता है या इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें क्रॉनिकली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट या प्रयोग का शीर्षक। टाइटल हमेशा छोटा, कॉम्पैक्ट और रिसर्च रिलेटेड ही होना चाहिए और इसके अलावा यह किस पर किया जा रहा है, कब और कहाँ किया जा रहा है, यह बात भी टाइटल में मेंशन होनी चाहिए। सेकंड आता है लिटरेचर रिव्यू या साहित्य समीक्षा। इसमें सेलेक्टेड रिसर्च रिलेटेड एरिया में पहले की गई सभी प्रकार की स्टडीज़ का उल्लेख किया जाता है, जिससे रिसर्चर द्वारा सेलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का पता चल जाता है और वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन में यदि कहीं दोष आया हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न अपनी रिसर्च में रिसर्चर कर सकता है। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कथन। इसके द्वारा रिसर्चर यह बताता है कि वह क्या स्टडी करना चाहता है। इसे किस प्रकार से लिखा जाता है यह मैं पहले बता चुकी हूँ। फोर्थ, हाइपोथेसिस मेकिंग या परिकल्पना बनाना होता है। रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है ताकि सेलेक्टेड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य रिलेशनशिप को जाना जा सके। इसे किस प्रकार से लिखा जाता है इसके बारे में भी मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। फिफ्थ आता है मेथोडोलॉजी। इसमें सबसे पहले आता है डिफाइन द वेरिएबल्स या चरों का उल्लेख करना। इसमें चरों को ऑपरेशनली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनके अर्थ स्पष्ट हो सके और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। सेकंड, टूल या एपरेटस या उपकरण। चरों में मैनिपुलेशन और टेस्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टूल्स का उल्लेख यहाँ किया जाता है। थर्ड है सेलेक्ट द रिसर्च डिज़ाइन या शोध डिज़ाइन का चयन। रिसर्च डिज़ाइन का अर्थ यह है कि रिसर्च करने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग की गई है या किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है या उन पर टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। ये सभी बातें इसी के द्वारा डिसाइड होती हैं। फोर्थ है प्रोसीजर या कार्यविधि। डाटा को किस प्रकार से और कहाँ से कलेक्ट किया जाना है इसका ब्रीफली उल्लेख इस स्टेप्स के अंतर्गत किया जाता है। फिफ्थ है स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ द डेटा या डेटा का सांख्यिकीय परीक्षण। इसमें डेटा का स्टैटिस्टिकली टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट, जैसे कई प्रकार के टेस्ट जैसे टेस्ट, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सिक्स आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट या परिणाम की रिपोर्ट करना या डेटा का स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएशन करने के बाद रिजल्ट को यहाँ लिखा जाता है, जिसमें चाहे परिणाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव सभी का उल्लेख ऑनेस्टली किया जाता है, जिससे प्राप्त हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आसानी से किया जा सकता है और उसका उल्लेख भी इसमें
इसी के अंतर्गत किया जाता है। 7th और लास्ट आता है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद प्राप्त परिणामों को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।